अगले रोज हंसपे वादा 11 बजे के लगभग अकमल होटल में वारिद हो गया। बैल होने पर मैंने कमरे का दरवाजा खोला। सामने अकमल था। उसने मुसाले के लिए हाथ बढ़ाया। मैं रुख फेर कर कमरे में आ गया। 5-10 मिनट तक हमारे दरमियान तल्ख कलामी हुई। फिर धीरे धीरे लबो लहजा धीमा पड़ गया। मैंने सबसे पहले अकमल से अपने सफरी कागजात वसूल किए और उन्हें ताले में रखा। अकमल कुछ कमजोर नजर आ रहा था। उसने बताया कि उसे 2-3 रोज बुखार रहा है। ज्यादा सिगरेट नोशी से उसने अपने होंठ भी स्याह कर रखे थे। अगले 2 रोज तक यूं तो हम दोनों साथ रहे, मगर हमारे दरमियान बहुत कम बात हुई। कहते हैं कि इंसान की असल पहचान सफर के दौरान में होती है। बैंकॉक का ये 15-16 रोजा सफर मुझे भी अकमल की पहचान करा गया था। वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में मेरे सामने आया था। मुझे अंदाजा हुआ था कि मेरे और उसके मिजाज में बहुत सी बातें मुख्तलिफ हैं। इन 2 दिनों में मुझे कई बार सोन का ख्याल भी आया था। वक्त रुखसत उसने जो रवैया अपनाया था वो गैर मुत्तवक्के था। मुझे रह रहकर उस पर गुस्सा भी आ रहा था। अपने जाहिरी रंगो रूप से कतई नजर वो एक कॉल गर्ल थी। अपने 7 रोजा साथ के दौरान में वो मुतअद्दिद बार इशारों के नायों में मुझे कुर्बत की दावत दे चुकी थी। आखिरी शाम को भी उसने अल्फाज के हेर फेर से मुझे आमादा करने की कोशिश की थी। उसने दोस्ती का हवाला दिया था और कहा था कि लोग दोस्ती के हवाले से भी तो एक दूजे को छू लेते हैं। इन सब हवालों के बाद जब मैंने वक्त रुखसत उसको छूने की कोशिश की थी तो वो एकदम मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी और मुझे अपनी निगाहों में खजल कर दिया था। मुझे अपने आप पर भी ताव आ रहा था। मैंने ऐसा अमल क्यों किया जिसकी वजह से किसी को मुझे शर्मिंदा करने का मौका मिला। तीसरे दिन बरोज जुमा सपहर के वक्त हम पैकिंग वगैरह करके एयरपोर्ट जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। कमरे का किराया 15,000 बात के लगभग बना। ये शाम भी करीबन वैसी ही थी जैसी 15 रोज पहले की शाम थी। चमकीले आसमान और खुशगवार हरारत वाली शाम। लेकिन वो आमद की शाम थी, ये रुखसती की शाम थी। हम कई तल्ख और खुशगवार यादें लिए इस शहर से वापस जा रहे थे। हाँ, ये वही शहर था जिसे बैंकॉक कहा जाता है, जिसे सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। एयरपोर्ट की रौनक दीदनी थी। हर रंगो नस्ल के लोग नजर आ रहे थे। मैं और अकमल डिपार्चर की तरफ बढ़ रहे थे जब अचानक एक 14-15 साल का थाई लड़का हमारे पास आया। उसकी गर्दन बहुत पतली थी। उसने आंखों पर ऐनक भी लगा रखी थी। उसके हाथ में 2 पैकेट थे और दोनों को बड़ी नफासत से पैक किया गया था। एक पैकेट लिखा था टूरिस्ट के लिए, दूसरे पर लिखा था टूरिस्ट के वालिदैन के लिए। इन पैकेटों के साथ एक छोटा सा रोका भी था। मैंने रोका खोलकर देखा। ये सोन की हैंडराइटिंग में था। सोन ने लिखा था, गुस्ताखी की माफी चाहती हूं टूरिस्ट। ये 2 छोटे छोटे तहाइफ मेरी तरफ से कबूल करो। मैंने ये तहाइफ नाजायज कमाई से नहीं खरीदे, जायज कमाई से खरीदे हैं। मैंने चंद दिन एक मेहरबान के साथ गाइड के तौर पर काम किया है। ये उसी काम का मुआवजा था। अकमल भी बड़े गौर से रुक्के की तहरीर देख रहा था। वो आंखें निचाकर बोला, वाह भाई वाह, तुम तो छुपे रुस्तम निकले हो। ये सून साहिबा कहां से आ गई और इनका हदूद अरबा क्या है? कुछ तो मुझे सून पर गुस्सा था, कुछ अकमल का तफ्तीशी अंदाज देखकर मैं झुल्ला गया। मैंने तहाइफ लड़के को वापस करते हुए कहा, शुक्रिया, मैं इन्हें कबूल नहीं कर सकता। लड़के का मुंह खुला रह गया। वो हक लाकर बोला, लेकिन जनाब, मैंने कहा है ना, मैं नहीं ले सकता। मैंने सख्ती से कहा और अकमल के साथ डिपार्चर लाउंज की हदूद में दाखिल हो गया। अकमल बदस्तूर मुझे खोजी नजरों से देख रहा था। मुझे रह रहकर सून पर गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा भी था कि वो मुझसे किसी तरह का राब्ता ना करे, क्योंकि आखिरी 2-3 दिनों में मेरा दोस्त मेरे साथ होगा। पता नहीं कि ये बात उसके जहन से निकल गई थी या फिर जानबूझकर उसने तगाफुल किया था। लाउंज के अंदर भी अकमल मुझे टटोलने वाली नजरों से देखता रहा। उसने मुझसे 2-4 सवालात भी किए, जिनके मुनासिब जवाब देकर मैंने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। शायद वो इस हवाले से मजीद मेरा दिमाग खाता, लेकिन इसी दौरान में अचानक कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पता नहीं कैसे अफवाह फैल गई कि हमारे तैयारे में बंद है। हमारे सामान की मुकम्मल चेकिंग हो चुकी थी। अफवाह के बाद दोबारा चेकिंग हुई। यकीनन जहाज को भी रीचेकिंग के अमल से गुजारा गया होगा। खुदा खुदा करके 1 घंटे की ताखीर से हम लाउंज से जहाज की तरफ रवाना हुए। अकमल ने इस सूरत हाल का काफी असर लिया। उसका चेहरा फक हो रहा था। जहाज के टेक ऑफ के बाद भी वो काफी देर तक गुमसुम रहा। मेरे हक में ये बेहतरी था। सून के हवाले से मैं उसके बेजार कुन सवालात से बचा हुआ था। रात हो चुकी थी। मेरा जहन ना चाहने के बावजूद सून में उलझा रहा। बैंकॉक में कयाम के दौरान मैंने उसे बिल्कुल अहमियत नहीं दी थी और ना ही आइंदा अहमियत देने का इरादा था। लेकिन बैंकॉक छोड़ने के बाद से वो मुझे मुसलसल याद आ रही थी। बेमानी ख्यालात से जहन को हटाने के लिए मैं खिड़की से नीचे झांकने लगा। जहाज इंडिया पर से गुजर रहा था और नीचे गहरी तारीकी थी। मैं इस मंजर में कुछ ऐसा खोया कि थोड़ी देर के लिए बाकी सब कुछ मेरे जहन से निकल गया। लाहौर आने के बाद चंद दिन तक मैं सख्त अपसेट रहा। ना चाहने के बावजूद सोन का चेहरा बार बार मेरी निगाहों में आ जाता था। मुझे महसूस होता था कि वो अजीबो गरीब लड़की मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह न सकी।
उसके रोजो शब के पीछे कोई कहानी सरा रही थी। मैंने उसके साफ शफाफ बाजू पर 1-2 जगह ब्राउन दाग से देखे थे। एक डॉक्टर की हैसियत से मेरा अंदाजा था कि ये दाग चोटों का नतीजा है। ऐन मुमकिन था कि ये चोटें मारपीट का नतीजा रही हों। पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही देता था कि सोन बैंकॉक में जो जिंदगी जी रही है वो उसकी मनमर्जी की जिंदगी नहीं है। लेकिन अगर वो जिंदगी मनमर्जी की नहीं थी तो फिर वो इतना खुश क्यों नजर आती थी? उसने पुरजोर अल्फाज में कहा था कि वो अपने रोज और शब को बहुत एंजॉय कर रही है। क्या वो झूठ बोल रही थी, या फिर कैदी परिंदे की तरह वो भी अपने कफस से इतनी मानूस हो गई थी कि उसे सौदो ज़ियां का एहसास ही नहीं रहा था? बैठे बिठाए किसी वक्त मुझे बैंकॉक में अपने आखिरी लम्हे याद आ जाते थे। बैंकॉक एयरपोर्ट पर एक नामालूम लड़के ने मुझे सोन के तहाइफ पहुंचाने की नाकाम कोशिश की थी। सोन ने अपने तहरीरी पैगाम में लिखा था कि उसने जायज कमाई से भेजे हैं। उसने एक मेहरबान के लिए गाइड के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं। जाहिर है कि वो मेहरबान मैं ही था। किसी वक्त मेरे जहन में आता था कि मैं वो तहाइफ ले ही लेता। तहाइफ को टुकरा कर मैंने उसकी दिल शिकनी की थी। हो सकता है कि उसे मेरी तवक्को से ज्यादा दुख पहुंचा हो। दरअसल मैं उस वक्त खुद भी दुख की कैफियत में था। तौहीन आमेज दुख की ये कैफियत इस दोराहे पर पैदा हुई थी जब सोन ने मेरी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ मेरी तरफ से मुंह फेरा था। जब तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ कोई बात हो जाए तो फिर दिलो दिमाग में हलचल तो होती ही है। पता नहीं क्यों मेरे जहन में शक था कि जिस वक्त वो नामालूम लड़का एयरपोर्ट मेरे पास आया था तो सोन भी आसपास ही कहीं मौजूद थी। शायद वो किसी कोने खुदरे से मुझे और अकमल को देख रही थी। मैं सोन के हवाले से अपने ख्यालात को जहन से झटकने की कोशिश करता था और खुद को किसी न किसी काम में मसरूफ कर लेता था। MBBS के नताइज आने में भी काफी देर थी। मेरा ज्यादा वक्त टीवी देखते गुजर रहा था। मेरी भाभी शाहीन की बहन रुखशंदा मेरी हम उम्र होने के बावजूद मुझसे 2 साल पहले डॉक्टर बन गई थी। इसकी वजह मेरी बीमारी थी। मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में इस बीमारी का शिकार हुआ था। रुखशंदा एक होनहार डॉक्टर थी, खुश शक्ल और खुश इखलाक भी। मेरा नजरिया ये था कि वो कुछ खिसकी हुई है। इस पर हर वक्त समाजी खिदमत का भूत सवार रहता था। समाजी खिदमत के बारे में सोचना कोई काबिल तनकीद अमल नहीं, लेकिन 24 घंटे इसी हवाले से बात करते रहना और मौका महल देखे बगैर अपने ख्यालात को दूसरे पर मुसल्लत करना जरूर गैर मामूली रवैया था। रुखशी का यही रवैया उससे दूसरों से मुमताज भी करता था। पिछले 2 बरसों में उसके रवैये में शिद्दत आई थी। उसकी गुफ्तगू में पहले से ज्यादा जोर पैदा हुआ था। उसको कहीं से एक जब्बार नाम का चौधरी टकर गया था। कहा जाता था कि वो उसका भाई बना हुआ है। रुखशी ने अपने उस चौधरी भाई को अपने रंग में रंग लिया था और उसे अपने साथ गांव गांव लिए फिरती थी। ये चौधरी एक खाता पीता शख्स था, असरो रसूख वाला भी था। वो समाजी खिदमत के कामों में रुखशी की मदद करता था। रुखशी अपनी टीम के साथ दूर दराज देहात में जाती थी, वहां के हालात का जायजा लेती थी और फिर जिस गांव को मौजू समझती थी वहां एक क्लिनिक खोल देती थी जिसमें एक MBBS डॉक्टर या अच्छा क्वालिफाइड कंपाउंडर खिदमत अंजाम देता था। रुखशी जब कभी मुझसे मिलती थी छूटते साथ ही अपने पसंदीदा मौजू पर आ जाती थी और फिर अगले 1-2 घंटे के लिए मुझे सिर्फ अपने कान इस्तेमाल करना होते थे। रुखशी की हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि मैं अपनी मसरूफ जिंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकालकर उसके साथ देहात में जाऊं और देखूं कि वहां वो लोग किस तरह देहाती लोगों को तिब्बी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि रुखशी के बेहद इसरार की वजह से मैं उसकी टीम के साथ मुजाफती इलाके में जाने का इरादा कर लिया, मगर हर बार कोई ना कोई मसला हो जाता। एक दिन टीवी पर मैच देख रहा था कि रुखशी एक धमाके से वारिद हो गई। उसने जोर से दरवाजा खोला और कमरे में चली आई। हेलो शादा, कैसे हो? उसने हस्बे मामूल हाँक लगाई। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और जवाबन हेलो कहा। वो मेरे सामने सोफे पर बराजमान होते हुए बोली, सुना है कि लंबा चौड़ा टूर करके आए हो, थाईलैंड गए हुए थे। साथ में वो तुम्हारा छोटी छोटी आंखों वाला दोस्त अकमल भी था। वो तुम में बता दूं, उसकी आंखें जितनी छोटी हैं इतनी ही तेजी भी। खास तौर से लड़कियों को तो ऐसे देखता है जैसे छलनी कर देगा। खूबी है, लेकिन तुम्हारे लिए उसकी कंपनी ज्यादा ठीक नहीं है। इस मशवरे का शुक्रिया। वैसे मैं आपकी वजह नजूल पूछ सकता हूँ? आप तो गालिबन पिछले 2 माह से अपने किसी दौरे, मेरा मतलब है कि तिब्बी दौरे पर थीं। बिल्कुल थी, और ये दौरा काफी कामयाब भी रहा है। हमने 3 देहात में न सिर्फ तिब्बी सहूलतें फराहम की हैं बल्कि उन्हें बरकरार रखने का तसल्ली बख्श इंतजाम भी किया है। अब आइंदा के क्या इरादे हैं? मैंने पूछा। बहुत नहीं, वो रसान से बोली और उसके निहायत हमवार और सफेद दांत चमक उठे। जरा तवक्कुफ से कहने लगी, और तुम्हारे इरादे क्या हैं? इसका लहजा जरा चुभता हुआ था। मैं समझा नहीं। वो मुस्कुरा कर बोली, सुना है कि बैंकॉक बहुत रोमांटिक शहर है।
बल्कि शायद उससे भी 2 हाथ आगे है। कहते हैं कि शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाती है। बाज लोग खुश्क तरीन शहरों में भी रंगीनियां ढूंढ लेते हैं और बाज बैंकॉक जैसे शहरों से भी एक सूफियाना तगाफुल के साथ गुजर जाते हैं। अकमल जैसा बंदा साथ हो तो सूफियाना तगाफुल कुछ मुश्किल नहीं हो जाता। तो मुझ पर शक कर रही हो? नहीं, कोई शदीद नौयत का शक तो नहीं है। तो कमजोर नौयत का शक बता दो। भाई, इतने बड़े शहर में कोई हसीन चेहरा तो नजर में आया ही होगा, थोड़ी बहुत गपशप हुई होगी। सुना है वहां नाइट क्लब भी बहुत हैं। हर तरफ खूबसूरत शिकारियों ने जाल बिछा रखे होते हैं। एक लम्हे के लिए मेरी निगाहे तसव्वुर में सून का चेहरा चमक गया, उसकी शफाफ कलाई में फिसलता हुआ कंगन और साहिल की तेज हवा में उड़ते हुए रेशमी बाल। एक लम्हे के लिए मैं बैंकॉक में गया और अगले ही लम्हे अपने कमरे में वापस आ गया। मैंने अपने सामने सोफे पर बैठी हुई रुक्शे से कहा, खूबसूरत चेहरे तो लाहा में भी बहुत हैं, उसके लिए मेरा बैंकॉक जाना जरूरी नहीं था, मैं सिर्फ सियाहत के लिए गया था। वो मुस्कुराई और जरा शोख अंदाज में बोली, जहां तक मुझ नाचीज की मालूमात है, सियाहत का लफ्ज बहुत वसी मानों में इस्तेमाल होता है। सियाहत में किसी इलाके के कुदरती मनाजिर, रस्म रिवाज, खानों और बाशिंदों का मुशाहिदा शामिल होता है। बाशिंदों के मुशाहिदे के सिलसिले में भी बाज लोग बड़े चूजी होते हैं और मखसूस बंदों का मुशाहिदा करते हैं। वो हमेशा बेबाकी से बात करती थी, मगर आज कुछ ज्यादा ही बेबाकी दिखा रही थी। मैं कोई मुनासिब जवाब ढूंढ रहा था कि वो फिर बोल उठी, अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं मानती हूं कि तुम वहां सियाहत करने ही गए थे, लेकिन सियाहत के हवाले से थोड़ी सी तवज्जो अपने मुल्क पर भी फरमाइए। यहां भी देखने को बहुत कुछ है मिस्टर शादाब, एक दफा तो चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें जिंदगी का एक और रुख दिखाऊं? सच कहती हूं, देखकर दम बखुद न हो जाओ तो नाम बदल देना। परसों हम सियालकोट के गांव जा रहे हैं, बड़ी जबरदस्त सैर हो जाएगी तुम्हारी। बाजी कह रही थी कि आजकल तुम फारिग भी हो। अंकल की तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक है, मैं अभी उन्हें चेक करके आ रही हूँ। वो भी कह रहे थे कि शादाब हर वक्त कमरे में घुसा रहता है, उसे खींचतान कर बाहर निकालो, तुम्हारे साथ थोड़ी सी आउटिंग कराए। इससे पहले जब भी रुखशी ने इस मौजू पर बात की थी, मुझे कायल नहीं कर सकी थी। इस मर्तबा ना जाने क्यों उसकी बात मेरे दिल को लग रही थी। शायद इसकी वजह ये थी कि मैं खुद भी कुछ दिनों के लिए अपने माहौल से फरार चाहता था। मैंने जब रुखशी के साथ चलने की हामी भरी तो वो हक्का बक्का रह गई। शायद उसे भी तवक्को न होगी कि मैं मान जाऊंगा। ओ शादाब, तुम वाकई संजीदा हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम वाकई संजीदा हो या यूं ही वक्त गुजारी के लिए मेरे कान खा रही थी? मैं तो 2 साल से संजीदा हूँ, तुम ही चिकने घड़े बले हुए थे। थाईलैंड की सैर तो तुमने की है, अब जरा अपने मुल्क की सैर करो। हम गुजरनवाला से मशरिक की तरफ 25-30 मील सफर कर चुके थे। ये गांव पुसरूर के नवांजे कहीं वाक़े था। इसका नाम राजवाली था। हमारी टीम में डॉक्टर रुखशी के अलावा चौधरी जब्बार, उसका मुलाजिम फीका, एक डॉक्टर हमजा और एक कंपाउंडर अशफाक शामिल थे। कच्चे रास्ते पर जीप बहुत आहिस्ता रफ्तार से रेंगती रही। दलदली जमीन और गढ़ों को अबूर करते हुए हम करीबन 2 मील मजीद आगे गए और राजवाली गांव पहुंचे। इस वक्त शाम होने वाली थी। देहाती इलाके की शदीद सर्दी हड्डियों में गूदा जमा रही थी। गांव का नंबरदार खुदाबख्श हमारे चौधरी जब्बार को जानता था। चौधरी जब्बार ने चंद रोज पहले खुदाबख्श को अपनी आमद की इत्तला बजरिया खत दे दी थी। हम राजवाली पहुंचे तो नंबरदार के घर में हमारे कयाम का इंतजाम मौजूद था। ताम का इंतजाम भी फौरन शुरू हो गया, जिसका अंदाजा मुर्गियों की 3-4 चीखों से हुआ। हम इस हवेली नुमा मकान के मर्दाना हिस्से में ठहरे थे, जबकि रुखशी का कयाम घर की खवातीन के साथ था। रिहायशी सहूलियतों के लिहाज से ये जगह किसी तौर भी रुखशी जैसी नर्मो नाजुक लड़की की रिहाइश के लायक नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल मुतमईन बल्कि खुश नजर आती थी। यूं महसूस होता था कि वो खुद को मुकम्मल तौर पर इन मुश्किलात के सांचे में ढाल चुकी है। चौधरी जब्बार की शक्लो शबाहत चौधरियों जैसी ही थी। उसे एक जवां साल चौधरी कहा जा सकता था। उम्र 30-32 साल के करीब रही होगी। कद 6.5 से कुछ ही कम होगा। गिरांडेल जिस्म, उसे देखकर एक करख्त देहाती का तस्वुर जहन में उभरता था, लेकिन उससे मिलने और बात करने के बाद अंदाजा होता था कि इंसान की जाहिरी शक्लो शबाहत अक्सर धोखा भी देती है। चौधरी बड़े शाइस्ता अंदाज में बातचीत कर सकता था। जब वो मुस्कुराता था तो उसके चेहरे की सारी सख्ती एकदम खुशगवार नरमी में ढल जाती थी। अब मालूम नहीं कि ये रुखशी और दीगर डॉक्टरों की सोहबत का नतीजा था या फिर चौधरी शुरू से ही ऐसा था। देहाती इलाके में मेरा आना जाना बहुत कम हुआ था। बचपन में एक दफा किसी मेले पर वालिद साहब हम बहन भाइयों को अपने गांव लेकर गए थे। फिर जब मैट्रिक के बाद मैं शदीद बीमार हुआ था, तब्दीली आबो हवा के लिए मैं ननिहाल गया था। ताहम ननिहाल को भी मैं गांव नहीं कह सकता, वो एक दरमियाने साइज का कस्बा था। अब अपने होशो हवास के साथ मुझे पहली बार एक मुकम्मल गांव देखने का इत्तेफाक हो रहा था। गांव कयाम के पहले रोज ही मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ जिंदगी शहरों से बेहद मुख्तलिफ और अनोखी है। शायद रुखशी ने ठीक ही कहा था कि मैं हैरान रह जाऊंगा।
अपने क़याम का पहला सारा दिन मैंने चौधरी के मुलाजिम फीके के हमरा गांव की सैर में गुजारा। रजवाली गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके नशेबो फराज थे। रजवाली गांव में गुर्बत और पसमानदगी दरो दीवार से चिपकी हुई नजर आती थी। गांव में मुझे जाहिलियत का जो सबसे पहला मंजर दिखाई दिया वो काबिले दीद था। मैंने एक साइकिल सवार फकीर को देखा। फकीर, जिसने नहायत मैले कुचले कपड़े पहन रखे थे, साइकिल के डंडे पर पांव लटकाए बैठा था। उसकी गलीज पिंडलियां थीं और उन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। साइकिल का हैंडल एक दुबले पतले नौजवान ने थाम रखा था और साइकिल के साथ पैदल चला आ रहा था। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि चंद अफराद ने आकर उस शख्स की कदम बोसी की। उस शख्स ने अपनी कीचड़ भरी आंखें खोलकर शाने बेइतनाई से अपने पांव छूने वालों की तरफ देखा और उनके सर पर हाथ फेर कर आगे बढ़ गया। मैंने फीके से पूछा, ये कौन है? वो बोला, ऐसे लोग यहाँ हर गांव देहात और कस्बे में पाए जाते हैं। ये तवीज गंडे और झाड़ फूंक करने वाला शख्स है, गोया यहाँ का पीर है। पीर नहीं, पीर का खास चेला है। अब आप सोचें, चेले के ये टहके हैं तो पीर के क्या होंगे? और पीर कौन है? मैंने पूछा। अभी तो मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन आजकल में इसका दीदार जरूर हो जाएगा। हो सकता है कि वो खुद ही हमारी डॉक्टर साहिबा से लड़ने झगड़ने के लिए पहुंच जाए। हम जिस गांव में भी जाते हैं वहां सबसे ज्यादा तकलीफ इन झाड़ फूक करने वालों और नीम हकीमों वगैरह को ही होती है। शाम को गांव के एक जमींदार हाजी शमशाद की तरफ हमारी टीम की दावत थी। हाजी शमशाद एक मिलनसार और समझदार जमींदार लगता था। देहाती अंदाज की ये दावत खासी मजेदार थी। देसी घी में पका हुआ देसी मुर्ग, मक्खन के तड़के वाला साग, पराठे, गुड़ के बादामों वाले चावल और खीर वगैरह। खाने के बाद बातचीत का दौर हुआ। रुक्शी ने देहात में तिब्बी सहूलतों की कमी के बारे में अपना नजरिया बयान किया। इसका ख्याल था कि देहात में बेशुमार अमवात सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं कि बीमार लोगों को बरवक्त इलाज की सहूलत नहीं मिलती। हाजी शमशाद साहब बोले, आपकी बात भी ठीक है डॉक्टरानी जी, लेकिन मसला तो ये है कि शहरों में एक एक गली के अंदर 10-10 डॉक्टर क्लिनिक खुलकर बैठे हैं। देहाती इलाकों की तरफ कोई भूलकर भी रुख नहीं करता। रुक्शी ने कहा, हाजी, इसमें कुछ कसूर डॉक्टरों का भी है, मगर आप ये भी तो देखें कि यहाँ मुश्किलात कितनी है। एक डॉक्टर अगर हिम्मत करता है और शहरी सहूलतों को छोड़कर दूर दराज गांव में पहुंचता है तो क्या होता है? कदम कदम पर इस बेचारे का हौसला तोड़ा जाता है, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। यहाँ के झाड़ फूंक करने वाले और नीम हकीम इसे हर तरह से भगाने की कोशिश करते हैं और बाज औकात तो ऐसे डॉक्टरों को जान के लाले पड़ जाते हैं। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ डॉक्टरनी जी, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं होता है। अब ये देखिए, ये हमारा गांव है, यहाँ आप आए हैं, आप खुले दिल से काम करें, आपको अंदाजा होगा कि यहाँ के लोग कितने कद्रशनास हैं। हाँ, जहां तक टूने टूट के करने वालों और नीम हकीमों की बात है, आपको उनके बारे में अपने दिल के अंदर थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। अब आप देखें ना कि बेशुमार आबादी ऐसी है जिसको डॉक्टर नसीब नहीं है। वहां यही टूने टोटके करने वाले और नीम हकीम अपनी समझ बूझ के मुताबिक लोगों को अपने जाल में जकड़े रखने की कोशिश करते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ आपके गांव में भी एक पीर साहब हैं और लोग उन पर बड़ा एतकाद रखते हैं। रख्शी ने कहा, बेशक पीर साहब हैं और लोग उन पर एतकाद भी रखते हैं, लेकिन आपको उनकी तरफ से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वो बड़े अच्छे आदमी हैं। आप अपना काम करते रहें, पीर साहब अपना काम करते रहेंगे। हों तो हाजी साहब ने फरमा दिया था कि हम अपना काम करते रहें, पीर साहब अपना काम करते रहेंगे, लेकिन अमलन ऐसा हो नहीं सका। अगले 2 रोज में ही ये बात वाज़ेह हो गई कि मेडिकल टीम के यहां आने से पीर साहब की दुम पर पांव आया हुआ है और वो बुरी तरह बेचैन हो रहे हैं। ये पीर साहब खासे लहीम शहीम थे। मैंने उन्हें गांव के कुएं पर देखा जहां वो मुंह हाथ धो रहे थे। 3-4 मुरीद उनके इर्द गिर्द मुअद्दब खड़े थे। एक ने तौलिया पकड़ रखा था, दूसरे ने साबुन, तीसरा पीर साहब का असा लिए खड़ा था। ये असा काफी मोटा था, इस पर चमकदार मीखें लगी हुई थीं, बालाई हिस्से पर घुंघरू से बंधे हुए थे। पीर साहब को यहां वड्डे साईं कहा जाता था। साईं की मूंछें घनी थीं, दाढ़ी का फैलाव चेहरे के मुताबिक काफी ज्यादा था। साईं की आंखें गहरी सुर्ख थीं, जैसा कि बाद में पता चला ये सुर्खी भंग के नशे की वजह से थी। साईं मुझसे 15-20 कदम की दूरी पर खड़ा था। उसने मेरी तरफ निगाहे गलत अंदाज से देखा और फिर बड़बड़ाने वाले अंदाज में अपने मुरीदों से कुछ कहा। चौधरी जबार उस वक्त मेरे साथ था। तंजिया अंदाज में कहने लगा, मेरा ख्याल है कि हमें देखकर इस साईं का दिल बाग बाग हो गया है। इसके बस में हो तो खुशी से नाचना शुरू कर दे। मैंने कहा, इसके देखने के अंदाज से तो वाकई यही लगता है। चौधरी जबार बोला, ये कोई अनोखी बात नहीं है। पिछले 2 बरसों में हम दर्जनों देहात में गए हैं डॉक्टर साहब। करीबन हर देहात में कोई ना कोई वड्डा साईं जरूर है और हमारे पहुंचने से इसको उतनी ही खुशी होती है जितनी इस खबीस को हो रही है। नहीं जबार साहब, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हो सकता है कि ये पीर साहब ऐसे ना हों और हम अपने आप समझ रहे हों। छोड़ें डॉक्टर साहब, उस मामले में मेरा तजर्बा आपसे कहीं ज्यादा है। अपनी छोटी बहन रक्षिंदा के साथ रहकर मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा है।
फिर इस बारे में मेरा ज़ाती तजर्बा भी तो है ना। आखिरी अल्फाज कहते कहते चौधरी जब्बार के लहजे में दर्द की एक लहर सी दौड़ गई। यूं महसूस हुआ जैसे एकदम उसके गले में आंसू भर गए हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लगता है आपको कोई पुरानी बात याद आ गई है, मैंने कहा। नहीं, कोई ज्यादा पुरानी भी नहीं, बस समझें कि अभी तो जख्मों से खून बह रहा है। मुझे और चौधरी जब्बार को एक ही कमरा मिला था। रात को लिहाफ में घुसने के बाद मैंने चौधरी जब्बार को थोड़ा सा कुरेदा तो उसने अपनी रुदात सुना। चौधरी जब्बार को 2-3 साल पहले जबरदस्त शौक लगा था। उसकी जवासाल बीवी अपने पहले बच्चे की पैदाइश के मौका पर हलाक हो गई थी। उसका नाम जरीना था। जब्बार के बटवे में उसकी तस्वीर भी मौजूद थी। वो खुश अंदाम खूबसूरत लड़की थी। सरतापा एक देहाती मुटियार। मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत थी। शादी के बाद जरीना 2 बरसों में बस 2-3 रात के लिए ही मैके में रही होगी। दोनों एक दूजे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। जब जब्बार के पहले बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो गांव की दाई को बुलाया गया। वो बड़ी तेज तरार औरत थी। औरतों को जचगी के मरहले से गुजारने के अलावा वो हिकमतगरी भी करती थी। माँ के पेट में बच्चे की पोजीशन नॉर्मल नहीं थी। ये सरासर अस्पताल का केस था, लेकिन दाई रखी पैसों के लालच में खुद ही कोशिश करती रही। नीम के पत्ते, देसी घी, पता नहीं क्या कुछ उसने मंगवाया और जब्बार भाग भाग कर ये चीजें लाता रहा। बच्चे की पैदाइश में ताखीर होती गई और बदनसीब जरीना दर्द से कराहती रही। जब्बार ने कई बार दाई रखी से पूछा कि अगर मामला उसकी समझ में नहीं आ रहा तो वो लोग उसे ट्रैक्टर ट्रॉली पर अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन रखी उन्हें मुसलसल तसल्लियां देती रही। रखी की बड़ी बहन भी दायागिरी करती थी। रखी ने शाम से कुछ देर पहले उसे भी बुला लिया। दोनों बहनों ने टोने टोटकों में मजीद 2-3 घंटे जाया कर दिए। जब सब कुछ इनके बस से बाहर हो गया तो उन्होंने जब्बार से कहा कि जितनी जल्दी हो सके बीवी को अस्पताल ले जाओ। जब्बार सटपटा गया। ये काम अगर दिन के वक्त हो जाता तो आसान था। अब सख्त अंधेरे और गहरी धुंध में मरकज़े सेहत या तहसील के अस्पताल तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन सफर के बगैर चारा भी नहीं था। जरीना को चारपाई पर डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा गया और वो लोग बला की सर्दी में मरकज़े सेहत की तरफ रवाना हुए। करीब तरीन मरकज़े सेहत भी वहां से 6-7 मील की मुसाफत पर था। गहरी तारीकी और नाकाफी रोशनी में ये फासला उन्होंने 2 घंटे में तय किया। इस दौरान में जब्बार अपनी करीबुल मर्ग बीवी का सरगोद में रखे बैठा रहा, उसे तसल्लियां देता रहा। मरकज़े सेहत में पहुंचकर इनकी सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। लेडी डॉक्टर वहां सिरे से मौजूद ही नहीं थी। डॉक्टर था, लेकिन वो भी क्लिनिक से करीबन 2 मील दूर अपने घर में सो रहा था। क्लिनिक में मौजूद एक अधेड़ उम्र कंपाउंडर ने जरीना की नागुफ्ता बहालत देखी और जब्बार से कहा कि उसकी बीवी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। लगता है कि बच्चा पेट में मर चुका है और पेट में खून भी भरता जा रहा है। अगर 1-8 घंटे में ये तहसील अस्पताल ना पहुंच सकी तो बचेगी नहीं। जब्बार ने जरीना की चारपाई ट्रॉली में रखवाई और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने तारीकी में हत्तुल इम्कान रफ्तार से ट्रैक्टर को तहसील अस्पताल की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया। एक एक लम्हा कीमती था। अभी वो अस्पताल से 3-4 मील दूर ही थे कि ट्रॉली में मौजूद जब्बार की वालदा और बहनें रोना शुरू कर दिया। साथ साथ वो जब्बार से कह रही थी कि वो तेज चलाए। जब्बार ने बदहवासी में रफ्तार और बढ़ा दी। वो लम्हे उसकी जिंदगी के बदतरीन लम्हे थे। एक मोड़ पर ट्रैक्टर कच्चे रास्ते से उछलकर खेत में उतर गया और ट्रॉली समेत उलट गया।